एरिया वेक्टर किससे कहते हैं? कोई भी बॉडी को जब एनक्लोज किया हुआ है, कोई भी एक सरफेस ही है, जैसे कि ये एक सरफेस है मेरा, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर में जब कोई वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, सपोज ये इसका एरिया था एस, और यहां से एक छोटा सा एक एलिमेंट ले रहे हैं डी एस, ठीक है। तो ये डी एस को कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड रहता है, ये बाहर के तरफ, अंदर की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। अगर बाहर की तरफ में है पॉजिटिव और अंदर की तरफ रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी ले रहे हैं अगर, ये क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, और इस जगह पे इसका एरिया कुछ भी हो, ये जो छोटा सा एक जगह लिया है हम, इसके ऊपर एक एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना दिया, ये यूनिट वेक्टर है, ये डी एस, ये मेरा हो गया एरिया वेक्टर। अगर इस तरफ लेंगे तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मेरा हो गया एरिया वेक्टर। देखिए बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? एरिया वेक्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट रुक जाइए। थोड़ा रुकेंगे, हम समझा रहे हैं।
सुमैया नहीं आई, कोई रहता है लोग। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस। मतलब क्या हो रहा है कि ये मेरा एक सरफेस है, इसमें से कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अगर 10 लाइन पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 10 इंटू उसका एरिया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर देखिए हम 3 फिगर ड्रॉ किया है, इसलिए ड्रॉ किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो देखने के लिए। पहला फिगर में सिर्फ हम, अच्छा देखिए तीनों सब केस में एरिया वेक्टर क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ। देखिए सब बाहर की तरफ जा रहा है, सब बाहर की तरफ गया। ठीक है, और ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला फिगर से हमको समझ में आता है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जितना स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। जितना नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहला फिगर से हमको ये समझ में आया कि मेरा फाई इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद दूसरा में हमको क्या दिख रहे हैं, हम देखिए एक छोटा सा एरिया लिया और एक बड़ा सा एरिया लिया, तो नंबर ऑफ लाइंस किससे ज्यादा पास कर रहा है, छोटा वाला से या बड़ा वाला से? बड़ा वाला से पास कर रहा है। इसका मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू एरिया वेक्टर। हम अभी मैग्नीट्यूड में लेकर के काम करते हैं। ठीक है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा मेरा फ्लक्स होगा। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है सर, देखिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में और एरिया वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। हम क्या देखते हैं कि जब एंगल 0 डिग्री है तब मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड हम कहें, ये ज्यादा पास कर रहा है बनिस्बत इसके। मतलब क्या हो रहा है कि फ्लक्स 0 डिग्री में मैक्सिमम है और 90 डिग्री में मिनिमम हो गया। तो एंगल किसका, 0 डिग्री से 90 डिग्री में इसका वैल्यू 0 कम हो जा रहा है। तो मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा या कॉस थीटा के ऊपर? यहाँ पर आता है थीटा, तो या साइन थीटा होगा या कॉस थीटा। किसका एंगल देखिए, छोटा से बड़ा डिग्री में वैल्यू कम होने लगता है कॉस थीटा का। इसका मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। इस केस में फाई मेरा मैक्सिमम है और इस केस में प्लस मिनिमम है, तो किसमें होगा, कॉस थीटा। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तब फाई इक्वल्स टू ये देखा गया कि ई ए कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी है, तो दोनों वेक्टर है और दोनों को देखिए इसके साथ में कॉस थीटा आया। इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या समझ में आया हमको कि फाई मेरा स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए जब हम कैलकुलस फॉर्म में करेंगे तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस हो जाएगा, और जब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ई डॉट डी एस, ये टोटल फ्लक्स हो गया। ठीक है, ये छोटा एरिया का जब हम निकालेंगे तो डी फाइव, और पूरा सरफेस का जब हम निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर जो इंटीग्रल के साथ में जो सर्कल है, इसका मतलब ये क्लोज फिगर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
समझने में कोई मुश्किल? अरे भाई रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स करोगे तो। 180 डिग्री कब होता? जब A1 इस तरफ है और E इस तरफ रहेगा, तब होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तब उसको कहेंगे थीटा को 0 डिग्री। ठीक है। और कोई क्वेरीज किसी को पूछना है यहाँ पे? किसी को कुछ पूछना है? अब देखिए, कोई यूनिट के बारे में अब क्या बताए थे हम? डायमेंशन और यूनिट। ठीक है, ऊपर का रब कर दे रहे हम। क्या होना चाहिए इसका यूनिट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? फॉर्मूले में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन। बोलिए। अरे याद है? न्यूटन। क्या न्यूटन पर कूलम होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। हाँ, इसको न्यूटन पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, सॉरी, न्यूटन मीटर पर कूलम होता है। ठीक है। न्यूटन मीटर कहाँ है यार? वोल्ट नहीं, नहीं, न्यूटन पर कूलम होता है, हाँ। और वोल्ट मीटर। हाँ 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 हाँ। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट बता रहे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर, अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर जूल होता है, पता है? न्यूटन मीटर याद है तुम लोग को? इसको जूल से भी लिखे, जूल मीटर पर कूलम। ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का था वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ से दो बात आ गया, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर हो जाएगा फिर। ठीक है, तीन यूनिट हो गए। इसको कैसे करके देखा दे रहे हम यहाँ पर? प्लस ई इंटू एरिया ना, इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद फिर इसके यूनिट था वोल्ट पर मीटर था, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया ये चीज। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? मिटा दे, पूरा मिटा देंगे। उतर गया है? अरे यार रिस्पॉन्स नहीं करते हो। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन। सब न्यूटन का हो गया, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर टैट कूलम। ठीक है। या फिर सिंपली इसको लिखेंगे ई एस यू। तो दिक्कत नहीं किसी को? हम पूछ रहे हैं ये मिटा दे पूरा।
अब आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। एक फॉर्मूला तो हमको मिल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। इसको बताने से पहले हम एक और बात को समझाना चाहते हैं। मार्कर रखने का ये हम एक क्लोज बॉडी बनाए, ठीक है। अब इसका, अब जब आपको एक इरेगुलर बॉडी दे देगा तो आप उसको उसके ऊपर से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में पूरा पूरा बॉडी से पास किया हुआ सब तरफ से, ठीक है। तो अब आपको बोलेगा फ्लक्स निकालो, तो आप क्या कीजिएगा, तब हम एक छोटा सा बॉडी, मतलब एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे और छोटा सा एरिया एलिमेंट से हम देखेंगे कि उसमें फ्लक्स कितना पास कर रहा है। जब उसका पता चल जाएगा तो पूरा को हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसके ऊपर में एक एरिया एलिमेंट अगर हम लेंगे, एस से डिनोट करेंगे, छोटा डी एस, ठीक है, डी एस, डी एस, डी एस, ठीक। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करेगा तो हम पूरा सब तरफ हम नहीं ले जा रहे हैं, हम हर एक पॉइंट का देख रहे हैं कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक। ये यहाँ से आया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया ई। कहना यह है हमको कि आप देखिए इन लोग के बीच में एंगल जो है, सब में एंगल यहाँ पे ये हो गया θ1, यहाँ पे हो गया θ2, यहाँ पे हो गया, अच्छा थीटा नहीं दिखा करके हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। देखिए हम ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज एक्यूट, कम है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये हो गया मेरा एंगल, यहाँ पर भी एक्यूट बना 90 से कम, यहाँ 90 से ज़्यादा है और ये भी 90 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल और यहाँ पर बन रहा है एक्यूट एंगल, यहाँ बन रहा है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल यानी कि कॉस का एंगल छोटा डिग्री में वैल्यू बड़ा होता है और बड़ा डिग्री में माइनस चले जाएगा। कॉस अगर दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, कहने का मकसद ये है कि जब मेरा एंगल एक्यूट होता है तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ऑब्ट्यूज जब होता है तो फ्लक्स नेगेटिव होता है, फ्लक्स नहीं उल्टा, फ्लक्स नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसे एक स्केलर क्वांटिटी है ना, यहाँ पे फ्लक्स आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, ये भी मेरा आउटवर्ड फ्लक्स रहेगा। और ये जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, हम बता रहे थे सुन के, इसको कहते हैं इनवर्ड फ्लक्स, यहाँ पे आएगा इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है। क्या समझ में आया? जब एंगल मेरा, देखिए फिर से बता रहे हैं, देखिए ये एक बॉडी बनाए हम, अब आपको इसमें से बोला था कि फ्लक्स निकालने के लिए, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं
उसका हम प्लस उसमें से देखते हैं कि प्लस कितना पास करेगा, d5 सपोज, ठीक है, d5 वो हो गया प्लस। अब इसी को हम जब d5 मेरा हो गया E डॉट ds, अब टोटल पूरा बॉडी का जब आपको बोलेगा निकालने के लिए, तब आप इसमें इंटीग्रेट कर दीजिएगा, क्लोज इंटीग्रल मार देंगे, ठीक है। अब समझाना ये था कि दो किस्म का होता है, एक होता है आउटवर्ड फ्लक्स होता है और एक होता है इनवर्ड फ्लक्स होता है। हम यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही पास कर रहा सारा इस डायरेक्शन में, और एक चार कॉर्नर लिए हम, उसमें सब चारों में हम एरिया वेक्टर बना दिए हैं। आप ये गौर कीजिएगा कि इस तरफ में और इस तरफ में ये जो एंगल दोनों के बीच में है वो एक्यूट एंगल है, तो उसको कहते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। और जब ऑब्ट्यूज एंगल रहता है तो उसको कहते हैं इनवर्ड फ्लक्स। अब क्या करते हैं, ये अगर हम सब तरफ का निकाल लिए हैं तो उसके बाद ये सबको ऐड कर देंगे, φ1 φ2 φ3 φ4। सपोज यहाँ पे φ1 आया आपका वैल्यू, यहाँ φ2 आया, यहाँ φ3 आया और यहाँ पे φ4 आया। अगर इनकेस नेगेटिव में भी आता है जब, तो क्या होगा, तो भी ऐड ही हो जाएगा। अगर इसका नेगेटिव वैल्यू आता है दोनों में तो ऐड हो जाता है। पॉजिटिव फ्लक्स को कहते हैं आउटवर्ड फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स को कहते हैं इनवर्ड फ्लक्स। अब कोई दिक्कत किसी को पूछिए, अब किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से उतारिएगा, मिटाएंगे हम इसको। अरे अर्शी 12/7 में आके एक्सेप्ट ही नहीं किया मुझको, दस तेरा तो पहले बोला था मुझको एक्सेप्ट करने के लिए। आप फोन तो करेगी ना कम से कम। कोई अर्शी को कॉल कर दो। मिटाएंगे। उतार रहे हो तुम लोग? स्क्रीन शॉट कर रही हो तो घंटा समझ में आएगा तुम लोग को, हैं? जरा अर्शी को अर्शी आ गई है, अर्शी कल को तुमको कर लेना चाहिए था ना एनरोल, अभी हम देखेंगे तुम्हारा नोटिफिकेशन में आया हुआ है। तो आज लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और नया ही चीज़ था। सर हम बता दे रहे हैं तुमको, थोड़ा सा रुक जाओ।
अच्छा, अर्शी के लिए सुनिएगा अच्छे से। एक टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ऊपर डेफिनेशन भी लिखा हम, पासिंग थ्रू अ सरफेस, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एक टर्म है, जिस तरह से मोमेंटम होता है, मास होता है, वेट होता है, वैसे ही समझिए आप। फोर्स, कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है कोई एक बॉडी से, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला है, फाइव से इसको डिनोट करके, इसका फॉर्मूला है E इंटू ए। ठीक है, कैलकुलस फॉर्म में लिखते हैं डी फाइव इक्वल्स टू E इंटू डी एस। ये डी एस हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसको कहते हैं? कोई एक तो बॉडी लीजिएगा, उसके ऊपर में एक वेक्टर ड्रॉ कीजिएगा परपेंडिकुलर, उसी को कहते हैं एरिया वेक्टर, और ये बाहर की तरफ में रहता है। ठीक है, और इसी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे फाई आएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन का निशान। ठीक है, जब आप इसको, ये डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट प्रोडक्ट है उसको जब आप फॉर्मूला लगाइएगा तो कॉस थीटा में आएगा। ठीक है, तो असल फॉर्मूला हो गया फाई इक्वल्स टू, मेन तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, और इसी को ई डी एस कॉस थीटा कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही बात था जो चर्चा में था। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तुमको अर्शी? तुम हो अर्शी? माइक ऑन कीजिए अपना। अर्शी, मैसेज कर रही है बाबू, मैसेज मत करो, नहीं देख सकेंगे। हैं? नहीं पता था हमको। नो? क्या नो? अरे मुंह से बोल बेटा। हाँ, मुंह से बोल, मैसेज नहीं करोगे, हम नहीं देख सकेंगे क्योंकि मोबाइल उल्टा घुमा हुआ है। ठीक, अब देखिए एक टर्म आया है गॉसियन सरफेस। जब हम कोई भी एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे और उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का कोशिश करेंगे तो उसको कहेंगे गॉसियन सरफेस। यहाँ पे देखिए पहला ये जो है, टोटल लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। और ये जो चीज, ये किसका डेफिनेशन है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, पाई इक्वल्स टू ई इंटू एरिया, उसी का वैल्यू बोल दे रहा है 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेंट इन द बॉडी। मतलब अगर एक, यहाँ पे एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर के अंदर में एक चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक है, जब क्यू चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना? बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि इस तरफ रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो इसमें से फ्लक्स, ये पूरा बॉडी से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसका उसका वैल्यू बता दे रहा, चार्ज बाई एप्सिलॉन। और अगर एरिया में, अगर इसमें एयर में है तो एप्सिलॉन रॉड। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार फिर से,
गॉसियस थ्योरम ये कहता है कि टोटल लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, कोई भी बॉडी से जब टोटल लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करेगा वो बॉडी? 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेंट इन द बॉडी। मतलब क्या हो गया कि सपोज कि हम एक सिलेंडर के अंदर एक क्यू चार्ज को रखें, तो ये क्यू चार्ज क्या करता है, ये क्यू चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें से ये एक सरफेस है, सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो कितना होगा? गॉसियन ये गॉसियस थ्योरम से हमको ये समझ में आता है कि वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज, यानी कि Q/एप्सिलॉन, और अगर एयर है तो Q/एप्सिलॉन डॉट। ठीक है, ये दोनों एसाइन सिस्टम में। और सीरीज सिस्टम में फाई इक्वल्स टू 4πQ। ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम में। नोट कीजिएगा। अभी जो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो सब कोई अपना अपना माइक को ऑन कर दीजिए। आप सब अपना अपना माइक को ऑन कर दीजिए। फरहान, सज्जाद, मंतशा, नौरीन, आप लोग को अलग से हमको क्या टेलीग्राम करनी होगा? अर्शिनाज, मंतशा ऑन कीजिए। वेरी गुड। अब देखिए, नीचे में हम 4 फिगर बनाए और चारों को चारों क्लोज फिगर है। ठीक है, वो क्लोज फिगर है तो उसको क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस कहेंगे, गॉसियन बॉडी कहेंगे। ठीक है, अब मेरा ये सवाल है कि यहाँ देखिए चारों का अंदर में, ये सब इसके ऊपर में नहीं है, चारों चार्जेस जो है चारों फिगर के अंदर में है। ओके, तो मेरा ये सवाल कि इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करेगा, इससे कितना और इससे कितना और इससे कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों फिगर में? जिसको पता है आंसर तुरंत दीजिएगा, ज्यादा टाइम लीजिएगा तो डेटा खा जाएगा पूरा। चारों बॉडी के अंदर में फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना फ्लक्स होगा वहां से बताइएगा। बोल दो भाई। नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? नौरीन, नौरीन, नहीं पता आपको? बहुत खूब, तो पूछेंगे तब बोलिएगा, पहले ना बोलना चाहिए। Q/एप्सिलॉन। देखो, गॉस साहब ने कह दिया कि भाई जितना चार्ज उसके पास में है उसी का 1/एप्सिलॉन पार्ट, उसी का 1/एप्सिलॉन टाइम्स जो है वो फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is 1/एप्सिलॉन times the total charge।
इसका मतलब ये होता है कि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बॉडी का शेप के ऊपर में, बॉडी का साइज के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए ये जो चारों फिगर मैंने बनाया है, ये चारों क्लोज सरफेस है और चारों को कहते हैं गॉसियन सरफेस, और चारों के अंदर में क्यू चार्ज रखे हैं, एक पॉइंट चार्ज है। अब सवाल ये था कि चारों में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो गॉसियन थ्योरम के हिसाब से चारों में phi equals to q by epsilon, phi equals to q by epsilon और phi equals to q by epsilon ही पास करेगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि गॉसियन थ्योरम में जब हम फोकस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 by epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय द बॉडी होता है। तो वो बॉडी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना ही बॉडी के शेप के ऊपर ना ही बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम लोग गॉसियस थ्योरम का एप्लीकेशन अब हम लोग करेंगे। 4-5 एप्लीकेशन है, उसको अच्छा से हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें कोई किसी को इशू है? कोई इशू है किसी को? यहां पर से एक और बात बता दे रहे हैं, जैसा ये एक क्यूब है मेरा, ठीक है, एक क्यूब में 6 सरफेस होता है। एक क्यूब में 6 सरफेस होता है। अगर आपसे पूछेगा कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो एक सरफेस से, चूंकि टोटल 6 सरफेसेस होता है, तो 1/6 ऑफ क्यू बाई ई एप्सिलॉन होगा, ठीक है। यानी कि जितना नंबर ऑफ फेसेस होता है कोई भी एक रेगुलर शेप गॉसियन सरफेस का, गॉसियन बॉडी का, तो उसको उतना ही नंबर ऑफ साइड से उसको डिवाइड कर देते हैं। सपोज एन साइडेड है अगर, तो फाइव एक साइड से कितना निकलेगा, 1/n ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसको अच्छा से याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा सम्स हम लोग करेंगे इसी में, ठीक। ऊपर का मिटाएंगे। अर्शी एकदम बीच से शुरू कर रही हो, कोई दिक्कत है इसमें? अब तक नहीं है, आगे होगा, क्योंकि आगे मिला जुला है ना। सब मिटा दें इसको। अगर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आ गया, ये अगर इसमें, तो क्या इसी को, ये तो एयर के अलावा है ना, जब हम एयर के साथ में करेंगे इसको, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसमें पुट करेंगे, तो क्यू बाई एप्सिलॉन रॉड एप्सिलॉन आर, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, उसको डालना है। एक एनसीईआरटी का सम्स है, इसको हम लिख ले पहले। क्वेश्चन को कॉपी कीजिएगा तो।
ठीक है। अब क्वेश्चन को कुछ ऐसा अब फिगर बनाएंगे हम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर इसका साइड, इसके ठीक बीचे बीच से ऊपर में 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज को रखे हैं जो कि 10 माइक्रोकूलम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इसका? क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर है जिसका 10 सेंटीमीटर साइड है, उसी के बीच से, सेंटर से, मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के ऊपर में एक चार्ज को प्लेस किए 10 कूलम, 10 माइक्रोकूलम। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला 2 था। एक तो पहले हम लोगों को ये पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो भाई एरिया तो है मेरे पास 100, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है मेरे पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फिर अलग से फॉर्मूला लगाने होगा। क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? E = 1/4πε0 Q/r²। R है मेरे पास में, बट ये बड़ा हो जाएगा। अगर हम गॉसियन थ्योरम का एप्लीकेशन को लेंगे, वो क्या कहा? Q/ε0। एयर है, एयर के लिए ये एयर है, ठीक है। जब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा मीडियम, इसका मतलब वो एयर है, तो Q/ε0 होगा। तो हम इसको कर लेंगे। मगर सवाल ये होता है कि सर गॉसियन सरफेस तो नहीं बना, गॉसियन सरफेस क्या क्लोज सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। इसको एक क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए एक क्यूब बन गया, ठीक है। तो क्यूब से कितना पास करेगा? क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा? गॉसियन थ्योरम याद कीजिए, 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज कंटेन्ड बाय द बॉडी, ठीक है। और अभी हम लोग नीचे में बताए, अगर इसका एन सरफेस रहेगा तो एक सरफेस से एन सरफेस अगर रहेगा, एन साइडेड एन सरफेस अगर रहेगा तो एक सरफेस से कितना पास करेगा? 1/n। तो यहाँ पर 6 सरफेस है, तो एक सरफेस से कितना पास करेगा? 1/6। ये हो गया आंसर इसका। चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, तो ये 10 और माइक्रो से हमको कूलम में ले जाना है ना, 10⁻⁻6 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर यूनिट फॉर्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसको कितना आ रहा है बताइएगा। कोई दिक्कत हो रहा है अगर इसमें तो बोल दीजिए। मतलब क्या है कि आप अब से आपको अगर कुछ भी देगा तो आप उसको एक क्लोज सरफेस समझ करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत जरा सा भी अगर दिक्कत है बोल दो, क्योंकि इसके बाद में बहुत बड़ा बड़ा, बहुत ट्रिकी उल्टा पुल्टा अनाप शनाप अंक आने वाला है। इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे? देखिए ये कितना इजीली हो गया। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते तो बहुत बड़ा हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालो, उसके बाद फिर एरिया से मल्टीप्लाई करो। ये बड़ा है या फिर ये चीज बड़ा है? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर पर कूलम होगा, अभी देख रहे हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हम अकेला बकेंगे? कुछ बोलोगे तुम लोग? अरमान को फोन किए, अरमान क्यों नहीं गया था क्लास? बकवास लड़का है, केमिस्ट्री भी नहीं करता है। और सानिया नहीं है, जैनब है, सानिया क्यों नहीं है?
मंतशा, ऑन कीजिए माइक। अरे सानिया नहीं है? अब तो तहजीब तुम्हें बोला था ना। सानिया नहीं है, सुमैया नहीं है। ओह, चलो अच्छा, क्लास रिकॉर्ड हो जा रहा, थोड़ा तो छूटेगा नहीं। कितना है आंसर? कितना है आंसर? अब ऑनलाइन क्लास में ऐसे ही होता है, बैठा हुआ होगा सब आराम से। -19 नहीं आएगा। कैसे होगा माइनस? ये, अरे भाई ये ऊपर चले जाएगा तो 12 है, और यहाँ पर -6 है, तो यहाँ से तो 6 आ रहा है। फिर कैसे होगा? ठीक से देखो। नहीं नहीं, -19 नहीं आएगा। फिर से देखो। 5 आएगा, 5, 10⁵ मिटा रहे पूरा। ये स्क्रीनशॉट वाला बीमारी जो है ना, ये आप लोगों को पैरालाइज कर देगा, पैरालिसिस मार देगा, फिर समझे? वीक लेना चाहिए। और बाकी सब जो है ठीक। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, ये गॉसियस थ्योरम का मदद से देखिए, पूरा चैप्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम लोग शुरुआत में एक पॉइंट का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो निकालने सीखे। इसके बाद फिर डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो निकाले थे। और अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद गॉसियस थ्योरम जब हम लोग जान लिए हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फिर से निकालेंगे। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड Q2। अच्छा, पहले तो प्रूफ इसका कर ले, गॉसियस थ्योरम का प्रूफ दिखा देना। गॉस थ्योरम का प्रूफ दिखा देना। तुम सही से करो, तुम गलत कर दिए। और कोई नहीं करे, खाली तहजीब ही करेगी सिर्फ? हैं? और वो तो कितना आया है इसका आंसर? नॉलेज जब तो पूछेंगे तब बताएगी। वाह। हो गया? अब देखिए, इसका प्रूफ हम दिखा रहे हैं। ठीक है? ये एक
पॉइंट चार्ज था सेंटर में, और हमको बोला कि पी पॉइंट में कितना उसका पी पॉइंट, एक पी पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस का दूरी में है, ठीक है, आर डिस्टेंस का दूरी में। हमको बोला है कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। हमको क्या करना है, फ्लक्स कितना है इसको निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना वो निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मार कर हम यहाँ से अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ई डॉट डी एस पूरा का इंटीग्रेशन। ओके सर, तो सबसे पहला काम कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में था इस वजह से, या फिर हम बाद में इसको डॉट प्रोडक्ट में ले जाएंगे। अब दूसरा हो गया डी एस, ये छोटा सा जो सरफेस है इसके ऊपर में ये हो गया मेरा डी एस, ठीक है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा इसी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखिए, देख लीजिए अच्छा से भाई, एक स्ट्रेट लाइन में ना जाएगा। अर्शी के लिए हम ये बात बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में कैसे आता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और जिस जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप ये समझेंगे कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ नहीं है, मगर ये समझिए कि यहाँ पर भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन होगा, तो वो दूर भागेगा, इसलिए उसका डायरेक्शन उस तरफ। सपोज यहाँ पर नेगेटिव रहता -q, तब क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ आता, अट्रैक्शन होता, ठीक है। इतना बात जब समझ में आ गया, अब यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, तो इन लोग दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन किसको पकड़ेगा, इंटीग्रेशन मेरा किसका, क्लोज सरफेस, ये क्लोज इंटीग्रल है, तो वो एरिया को पकड़ेगा। ये ई मेरा बाहर आ गया, डीएच, ठीक है। मतलब ये पूरा बॉडी का, जब हम डीएस का इंटीग्रल कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा सरफेस का वैल्यू चाहिए हमको, तो पूरा सरफेस का एरिया निकालना। ये क्या, एक स्फीयर है, एक स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr², 4πr², ठीक है। अब ई का वैल्यू बैठाएंगे, ई देखिए वहां से निकाल दिया हम, 1/4πε0r² Q बाई r², और 4πr² यहाँ पर है। देखिए सारा कट गया, आंसर आ गया Q/ε0, विच इज गॉस थ्योरम, विच इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम प्रूफ होती है यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पे याद रखिएगा ये एक बात कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर से नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज ओनली, ठीक है। और जिस जगह में निकाल रहे हैं उस जगह में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया?
मिटा दें। अब देखिए, अब हम 4 डेरिवेशन करेंगे। चारों डेरिवेशन में गॉसियन का एप्लीकेशन है, गॉस का एप्लीकेशन, उसी से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। आप लोग जो उतार रहे नहीं है ना, तो ये दूसरा वाला समझ में कैसे करके आएगा? उतार लेना चाहिए ना फट से। देखिए, अभी जो हम लोग किया था ना, ये वैसे ही है पूरा पूरी। यहाँ पर एक पी, एक पॉइंट है मेरा, हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है ये। अब यहाँ एक स्फेरिकल शेल है मेरा, उसके अंदर में एक चार्ज है, क्यू चार्ज। अगर सपोज यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल नहीं भी रहता, सिर्फ बताता कि एक तो पी, एक क्यू चार्ज है यहाँ पे, हमको पी पॉइंट में सपोज नहीं 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 था यहाँ पे, ठीक है, नहीं था ये वाला, और पी पॉइंट में बोला है आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो फॉर्मूला तो है ही वो वाला, मगर गॉस का एप्लीकेशन हम करेंगे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम इसको निकाल करके दिखाएंगे कि ये, हम सब मान लेंगे कि ये एक स्फीयर में है। ये क्या बन गया? गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये जो लाइन ज्वाइन किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया मेरा ई, ठीक है। और इसके ऊपर में एक एरिया वेक्टर बनाएंगे, वो कहाँ से आएगा? ये ऐसा हो गया, वो भी डी एस, ठीक है। तो अब फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या बताएगा कि फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस, एंगल कितना है लोग के बीच में? 0 डिग्री, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा, डी एस कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, ई बाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस पूरा टोटल एरिया कितना है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है इन लोग दोनों के बीच में। E इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो था पहले भी, ये हो गया।
अब इसी के जैसा कुछ और अर्शी, दिक्कत होना शुरू हो गया होगा। अर्शी, दिक्कत होना शुरू हो गया है। मिटा रहे हैं। सब गॉस थ्योरम से ही करेंगे हम लोग। हाँ, अब बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, ऑलरेडी है, प्लस चार्ज सब में है पूरा। पहले क्या था, पॉइंट चार्ज था ना, इससे जस्ट पहले हम क्या बताया था, पॉइंट चार्ज। अभी पॉइंट चार्ज नहीं है, ये शेल है, शेल अंदर में खाली रहेगा, ठीक है, अंदर में खाली है। ये हो गया उसका सेंटर, और इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का आर, ठीक है। अब हमको बोला है कि इस पॉइंट में P, यहाँ पर एक P पॉइंट है, इधर पर ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये मुझे निकालना है। कौन, देखिए बात क्या है कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल दे दिया है, मतलब एक शेल था, उसको चार्ज कर दिया तो पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड कर गया। उससे का कुछ डिस्टेंस की दूरी में, टी डिस्टेंस की दूरी में, सपोज ये यहाँ इन लोगों का बीच में डिस्टेंस है टी, सॉरी आर डिस्टेंस की दूरी में एक पॉइंट है पी, उसमें आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है हमें, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको गॉस थ्योरम अच्छे से याद है, तो हम एक एक गॉसियन सरफेस इसको बना देंगे। मतलब ये जो स्मॉल आर है उसको रेडियस समझ के एक कंप्लीट स्फीयर बना दिए हम, एक कंप्लीट स्फीयर मेरा तैयार हो गया है। अब गॉस थ्योरम आप याद कीजिएगा, गॉस थ्योरम ने कहा था, गॉस साहब ने कहा था कि फ्लक्स जो होता है वो क्यू इंटीरियर इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इंटरनल लिख रहे हैं मतलब अंदर में कितना उसका चार्ज है, ठीक है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एयर कुछ नहीं दिया, कोई मीडियम का बात नहीं किया, इसका मतलब वो एयर ही है, ठीक है, इंटरनल। अब आप देखिए फ्लक्स फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा। अब ये थीटा को देखने के लिए हमको देखना होगा इन दोनों का डायरेक्शन कहाँ पर है। जहां पर आपको बोला है कि इस पॉइंट में निकालना है तो भाई ये पूरा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ही होगा ई, और डीएस, डीएस क्या होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दूसरा डीएस, देखिए डीएस कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन मेरा सेम है, तो कॉस थीटा यानी कि 0 डिग्री। एक स्फीयर में क्या होता है ना, स्फीयर में देखिए इससे पहले भी करवाए हैं, दो डेरिवेशन इससे पहले करा दिए, स्फीयर में इंटेंसिटी और इसका दोनों का सेम रहता है। तो ई बाहर चला आया, डीएस को लेंगे, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, ठीक, क्यू इंटीरियर बाई एप्सिलॉन, इसका एरिया 4 पाई
स्मॉल आर स्क्वायर। इंटरनल, हाँ, अंदर में चार्ज कितने थे, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटीरियर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब देखिए इसमें से तीन बात आएगा। सबसे पहला बात, जब R का वैल्यू 0 है, R का वैल्यू 0 होती है, मतलब सेंटर में R का वैल्यू 0, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि R का वैल्यू इज लेस देन कैपिटल R। इसको बाद में बताएंगे हम। 2 नंबर, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब तो मेरा इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला है, 1/4πε0 Q इंटीरियर बाई ε0 R। फिगर के हिसाब से स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। 3 नंबर बात, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल R जब रहेगा, तब क्या फॉर्मूला होगा, इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटरनल बाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना। स्मॉल आर का वैल्यू सिर्फ बैठा दिया है, मतलब ये सरफेस में उसका इंटेंसिटी इतना रहेगा। अब 1 नंबर, R 0 कहें या फिर R इज लेस देन कैपिटल R कहें, ठीक है, तब आप क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होना क्या चाहिए, मतलब कि कोई एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर एक Q पॉइंट है, इसमें आपको इंटेंसिटी पूछ रहा है कितना होगा एट Q, ठीक है। कौन आंसर देगा, जरा बताइए कितना होना चाहिए। इसको सार लीजिए, समझ लीजिए, इसका बात आराम से बोलिएगा। मुबश्शिरीन है ना भाई, मुबश्शिरीन, आप इसका जवाब दीजिए तो क्या होगा। इंटेंसिटी अंदर में बोल रहा है निकालने के लिए, बोलिए भाई। ओह बोल दो भाई, क्या होगा। हम बता दे रहे, इसका आंसर होगा 0। यहाँ पे इंटेंसिटी देखिए R स्क्वायर है, तो इसका इंटेंसिटी फॉर्मूला तो ये Q इंटीरियर है ना, तो अंदर में चार्ज कितना है इसका, हम इंटरनल लिख रहे हैं, इसी के लिए इंटरनल लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में तो लिखा हुआ है, देखिए ये क्या लिखे यार, R स्क्वायर ना, ठीक है, Q इंटरनल। अब R का कैपिटल R सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर स्मॉल r बोल दिया 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बैठा देंगे। मगर जब हम ऊपर की तरफ जब हम नजर करते हैं, Q इंटरनल, अंदर में कितना चार्ज, इसका अंदर में तो चार्ज ही नहीं है, बिकॉज गॉसियन सरफेस, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस अगर हम बना भी देंगे, तो इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज ही नहीं है, इसी के लिए इसका आंसर 0। क्यों भाई, क्योंकि Q इंटरनल का वैल्यू 0, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं कर रहा है। द गॉसियन सरफेस, यहाँ पे गॉसियन सरफेस डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज, कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं किया, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि जरा से देखो तो ग्राफ कितना बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ग्राफ कितना बन रहा है, ये मेरा R हो गया, और ये इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम कितना हो गया 1/4πε0। ऐसे इसको हम ग्राफ अच्छे से बना दे रहे, पहले आप लोग इसको देख लीजिए, मिटा लीजिए, इसको मिटाएंगे पूरा, दाएं साइड वाला रहने देंगे 1 2 3। इन दोनों में जरा देख के बताइए तो इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगा, आउटसाइड में, ये होता आउटसाइड, ये हो गया सरफेस। आप लोग बताइए, जरा दिमाग में जोर लगाइए कि इंटेंसिटी आउटसाइड में ज्यादा हो रहा है या सरफेस में ज्यादा हो रहा है।
जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। बस ऐसा समझिए कि सरफेस में इंटेंसिटी ज़्यादा होता है और सरफेस के बाहर इंटेंसिटी कम होने लगता है, यानी कि ये हो गया मेरा मैक्सिमम। क्यों सर आप इसको मैक्सिमम कह रहे हैं? बिकॉज मिनिमम तो मेरा जीरो है। अब क्या इंटेंसिटी नेगेटिव में, अब इससे नेगेटिव में क्या वैल्यू आएगा भाई? तो अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करें, सपोज ये वाला मेरा मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये है मेरा जीरो, यहाँ पे कैपिटल आर हो गया, उसके बाद आर का वैल्यू इस तरफ से बढ़ते रहेगा। तो अब देखिए प्लॉट करेंगे, जब आर का वैल्यू लेस देन है, अंदर की तरफ इंटेंसिटी इनसाइड में, अंदर में कौन आ गया था? मेरा फोन आने से कट जाता है। 6 आदमी, बाकी दोनों कहाँ है? छः है, और बाकी कौन सा दो छट गया यहाँ से? तहजीबा नहीं है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रही हो? अरे असल में मस्जिद तो बंद तो मना किया गया है ना, इसी के लिए हम नहीं जा रहे, वरना हम चले आते तो नमाज का वक्त में जमात पढ़ता है। हम लोग का ही बगल बिलाल वाला लोग को मना किया गया, यहाँ पर यहीं पर तो रह रहे ना, ठीक। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम बता रहे थे, कोई रिकॉर्ड ऑन करना। हाँ अब देखो, इनसाइड अंदर में इंटेंसिटी कितना है, ये पूरा इनसाइड हो गया, ये इनसाइड, ये सरफेस, और ये आउटसाइड। इनसाइड में इंटेंसिटी जीरो है, मतलब ये पूरा पूरी यहाँ इंटेंसिटी जीरो, ये पूरा जीरो। उसके बाद सरफेस में देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये वाला पॉइंट मेरा हो गया ई यहाँ, ठीक है। आउटसाइड में जैसे जैसे बाहर की तरफ जब जाइएगा तो इंटेंसिटी कम होने लगेगा। कितना कम होने लगेगा? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ऐसा, कलर देख ले, ये ऐसा होने लगेगा मेरा इंटेंसिटी का और आर का ये हो। समझ में आ गई बात? ये ग्राफ को अच्छा से समझ, रट्टा मारने का नहीं है, अच्छे से प्लॉट कर देने का है। खुश रहो। हम तो एक फोन कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन, ये एक डेरिवेशन है। इसके पहले वाला डेरिवेशन में हम लोग स्फेरिकल शेल लिए थे, यहाँ पे एक चार्ज स्फीयर है, ये एक कंडक्टर है, पूरा अंदर में इसका पॉजिटिव चार्जेस भरा हुआ है, लबालब है, ठीक है। इसका रेडियस है कैपिटल आर, और एक पॉइंट है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस के दूरी में है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है अभी फिलहाल। इसमें भी हम लोग फिर करेंगे कि भाई सरफेस में कितना हुआ और अंदर में कितना हुआ। सबसे पहला काम, क्योंकि हमको गॉसियन थ्योरम अच्छा से पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे यहाँ से, जिसका एक स्फीयर बना लेंगे, गॉसियन स्फीयर, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। अब उसका थ्योरम याद कीजिए, गॉस थ्योरम का फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से भाई क्या अब बताना जरूरत है कि यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा और डीएस का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। याद हो जाना चाहिए कि ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा ये वाला, क्यू इंटीरियर इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट,
ई बाहर आ जाता है, डी एस अंदर ही फंसेगा, क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटरनल बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला। अब फिर से देखिए, सबसे पहला काम कि आउटसाइड आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो जो अभी हम लोग जो डिराइव किए हैं वो वही होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटरनल बाई आर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, पॉइंट जैसा जैसा दूर जाएगा, वैसा वैसा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगेगा। ठीक है सर। अब दूसरा, सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर मतलब स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है। तो E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटरनल बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे E मेरा मैक्सिमम हो गया, E मैक्स। ठीक है। कहाँ पे मैक्सिमम होता है? सरफेस के ऊपर में। थर्ड पॉइंट इनसाइड, अंदर की तरफ। ठीक है। R इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। ठीक है सर। तब E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटरनल बाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप देखिए, अंदर के तरफ है, मान लीजिए कि अंदर के तरफ में एक पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है Q। तो अगर हम गॉसियन सरफेस यहां पर भी बनाते हैं, अच्छा सा बात को समझिएगा, अगर हम एक गॉसियन सरफेस को यहां पर बनाते हैं, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो गया, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये आर इसको, चलिए आर का भी एक वैल्यू मिलेगा, यहां पे आ गया क्यू इंटरनल, अंदर में उसका कितना चार्ज है। आप देखिए यहां पर तो अंदर में चार्ज है, इसका पिछला वाला डेरिवेशन में क्या था, स्फेरिकल शेल था, अंदर में कोई चार्ज नहीं था, बट इसका इसमें अंदर में एक चार्ज है। तो इसमें कितना चार्ज है उसको हमको निकालना है। हम अभी कर दे रहे हैं, फिर बाद में आप लोग को बता देंगे कि हम कैसे निकालें। ठीक है। क्यू आर क्यूब बाय क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब, ये आता है। अब हम आपको इसको बता देंगे ये कहाँ से आया, इसको जरा से नोट कीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? प्राइम दे दीजिए इधर पर, क्यूब प्राइम मतलब कोई भी चार्ज होगा। नहीं नहीं ठीक है, क्यू इंटरनल ही ठीक। कोई भी दिक्कत किसी को भाई? ओ भाई, ये बात तो हजम नहीं हुआ होगा ना 3 नंबर। ठीक है, मेरा बिजली भट्टा कम हो गया, 8 से 5 हो गया ग्राहक। दो डेरिवेशन और बाकी है। 4 हो गया। मिटाएंगे? मिटा रहे हैं। अच्छा, मिटाने से पहले हम एक ग्राफ बना दे पहले। ठीक है, हम ग्राफ बना दे रहे हैं।
सब तो ब्लू से लिखना चाहिए था, उसे क्या हटा। अब देखिए यहाँ पे R0 अंदर में जैसे जैसे R0 जब हो गया है, जाहिर सी बात है जब एक पॉइंट में जब हम लेंगे अंदर के तरफ में, तो कोई भी उस वक्त मेरा इंटेंसिटी एकदम 0 ही रहेगा। ठीक, अंदर से बाहर की तरफ में जब हम निकलेंगे, ये मेरा मैक्सिमम होता है, सरफेस में मैक्सिमम होता है। जब हम अंदर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो वो लीनियरली इंक्रीज करता है, लीनियर इंक्रीज होता है, लीनियरली इंक्रीजेस। ठीक है, और फिर ये तो आपको लोग को पहले पीछे वाला डेरिवेशन में आ गया था, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये बनता है, ये मेरा कर्व बनता है इसके केस में, चार्ज स्फीयर के केस में। अब ये चीज दिखाना है कि ये कैसे करके आया है। ओ बाबा, एयरटेल वाला तो मेरा नेट चल रहा था सबसे। देखिए दो स्फीयर है, ये बाहर वाला ये बड़ा वाला और ये अंदर वाला स्फीयर था, पी वाला एक क्यू वाला, समझ, ये सरफेस में है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम 4 पाई स्मॉल आर क्यूब। अंदर वाला, ये अंदर वाला गॉसियन सर्फेस है। ठीक है, इसमें चार्ज है क्यू आई और इसका चार्ज है क्यू प्राइम। हमको इसी का वैल्यू निकालना है इसका रेस्पेक्ट में, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक, अब इंटेंसिटी ई का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन रॉड क्यू प्राइम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। क्यू इंटरनल था ना, अंदर में चार्ज कितना है इसका अंदर में चार्ज है क्यू प्राइम। अब क्यू प्राइम का वैल्यू आप जब बैठाइएगा तो नीचे का आर स्क्वायर ऊपर का आर क्यूब कट जाएगा, क्यू इंटरनल स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया अंदर का। ठीक है, अब सेंटर में देखिए, सेंटर में आर का वैल्यू 0 होता है। अगर आप आर का वैल्यू जब 0 बैठाएगा तो इंटेंसिटी 0 निकलेगा। इसी के लिए देखिए सेंटर में इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है, दो रहेगी यार, खराब। ये तो अगर तुम लोग यहाँ पर आके करते ना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा, दो ठो और रह गया है, समझे। अब और हम क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, अब समझे। दो डेरिवेशन और रह गया है, इसको इंशाल्लाह कल तुम लोग का रूटीन में देखो कोई क्लास नहीं है, सिर्फ बायो है, तो कल हम सिर्फ 1 घंटा का क्लास लेंगे और बहुत सारा सम भी करवाएंगे। तो प्लीज़ अब तक का जितना हुआ है उसको अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखोगे, बाकी इंशाल्लाह कल करवा देंगे। ठीक है, दो रह गया है, आज के लिए इतना। हाँ, वो पता करके बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बाकी का थोड़ा सा रह गया है, उसको भी कल इंशाल्लाह कंप्लीट करवा देंगे, और अच्छा से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा दोबारा दूसरा क्लास के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, होप द क्लास इज सेटिस्फाइड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।